हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। आज हम बात करने वाले हैं 12 अनुसूची 12th शेड्यूल के बारे में। तो चलो आज 12 शेड्यूल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। 12 अनुसूचियाँ या शेड्यूल। ओके, यहाँ पे पहले मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ होती थी। ठीक है, मैं शेड्यूल लिखता हूँ। 8 शेड्यूल होते थे। वर्तमान में 12 शेड्यूल हो चुके हैं। समझा इतना? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी 8 शेड्यूल थे, अब जो है 12 शेड्यूल हो चुके हैं। हम एक एक करके एक अनुसूचियों के बारे में जानकारी लेते हैं। ओके, चलो तो साथ में नोट करते चलना। और उसके बाद पहले हम इसको डीप तरीके से देखेंगे, फिर जो है हम एक एक करके इसको ट्रिक से हम कैसे इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, पहला अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल। ओके, या पहला अनुसूची में हमें भारत के राज्यों को परिभाषित किया गया था। भारत के जितने भी राज्य हैं उनको परिभाषित किया गया था किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में। ओके, भारत के राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया। ओके, 28 राज्य और 8 संघ शासित ओके, कवर हुआ इतना। फर्स्ट शेड्यूल में हमें क्या पता चलता है कि भारत के राज्य क्षेत्रों की परिभाषा किया गया है। 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। ओके, सेकेंड शेड्यूल। दूसरे शेड्यूल के बारे में हमें क्या पता चलता है हम वो डिस्कस करते हैं। द्वितीय अनुसूची के बारे में हमें सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन या सैलरी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। अपवाद में आप जान के रखो कि उपराष्ट्रपति को इसमें कवर नहीं किया गया है, क्योंकि वो राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सभापति के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट चलें, थर्ड शेड्यूल में तृतीय अनुसूची में शपथ संवैधानिक पदाधिकारियों का संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप का उल्लेख है।
ठीक, इतना क्लियर हुआ। संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है, बट इसमें भी राष्ट्रपति, गवर्नर और उपराष्ट्रपति का इसमें उल्लेख नहीं है। उनके लिए आर्टिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग का पार्ट है आर्टिकल, उसमें उन लोग को कवर किया गया है। ठीक है, क्लियर इतना। फोर्थ में हम बात करते हैं, फोर्थ शेड्यूल। चौथी अनुसूची में क्या हो, राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। इतना क्लियर हुआ। पहले में राज्य के बारे में, भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। दूसरे में पदाधिकारियों को दी जाने वाली सैलरी के बारे में, वेतन के बारे में जानकारी दिया गया। तीसरे शेड्यूल में शपथ के बारे में, संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। क्लियर, 4 शेड्यूल क्लियर हो गया। आगे डिस्कस करें। पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या कहा गया है, ध्यान दो। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। क्या है पांचवी में, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। क्लियर, सिक्स्थ शेड्यूल मतलब छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इतना क्लियर हुआ। फिफ्थ में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण का उल्लेख है, लेकिन सिक्स्थ में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। इतना क्लियर हुआ। सेवंथ शेड्यूल में सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विषय का आवंटन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो हुआ है। ठीक है, जिसके तहत 3 अनुसूचियां हुई हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
क्लियर हुआ ये। 8th शेड्यूल की बात करते हैं, 8वां शेड्यूल। तो 8वें शेड्यूल में भाषाओं को मान्यता, पहले मूल भाषा, ठीक है, भाषाओं को मान्यता दी गई यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? 8th शेड्यूल पे। पहले कितने थे? 14, अब हो गए 22। क्लियर हुआ? जो 21वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1967 के तहत जोड़ा गया सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को, ये हो गया 15 वाला नंबर। फिर होता है 71 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 को, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, ये हो गया कोंकणी। 3 जोड़ा गया यहाँ पे, मणिपुरी, या मणिपुर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेपाली 16, 17 और ये 18, 3 को जोड़ा गया कहाँ पे? 71वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992। ओके, फिर 92वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 के तहत 4 और जोड़े गए। कौन से? वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, और लाट संघाली। ये हो गया 19, 20, 21 और 22। तो भाषाओं को मान्यता 8th शेड्यूल में और दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची के बारे में। लिखते चलना, साथ में पढ़ते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th शेड्यूल जो है ये 101% हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, और आपको जब प्रश्न छूट जाएंगे तब आप आएंगे, लेक्चर देखेंगे, तब तक आपका मार्क कट हो चुका रहेगा। ये ध्यान रखना, आपको ज़रूर ये 12th शेड्यूल याद करके जाना है। ये आप एक डीप कर लेना, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसी के हिसाब से ट्रिक पे अपन बैठा सकते हैं कि ये कहाँ पे हमें कौन सा शेड्यूल में कौन सा चीज़ बैठ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद 9वीं सूची, 9th शेड्यूल। इसमें प्रथम संविधान संशोधन कहा गया इसको, प्रथम संविधान संशोधन, ठीक है, कहा गया 1951 में, 1951। क्लियर इतना। इसमें सभी भूमि सुधार हुए हैं, भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। कहाँ पे? 9th शेड्यूल। क्लियर हुआ। अब आगे 10th शेड्यूल, 12 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। इसमें दल बदल, इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन भी बोला जाता है, से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। इसको कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट, ठीक है, या संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा। 11th शेड्यूल का लिखो,
पंचायती राज संस्थानों के 29 कार्यों का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थानों के 29 कार्यों का उल्लेख है। कभी जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1993। ट्वेल्थ ध्यान रखो, नगर पालिका के बारे में के 18 कार्यों उल्लेख है। ये कभी जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 को। क्लियर हुआ इतना? 12th शेड्यूल आप जरूर तैयार करें और अच्छे तरीके से तैयार करें। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं एक बार। क्लियर हुआ गाइज? इतना समझा? तो 12 शेड्यूल 12 अनुसूची के बारे में हमने डिस्कस किया आज। अब आगे जो है हम इसका ट्रिक्स भी हम अपलोड कर देंगे कि हमें 12 शेड्यूल जल्द से जल्द कैसे याद होगा। तो एक लाइनर जो है ट्रिक्स हम अपलोड करेंगे। एक लाइनर याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रिक भी है। स्पोर्ट्स पूरा मैं लिख के आपको पूरा अपलोड करूँगा, ठीक है। जैसे हमें सारी चीज़ें से एक वर्ड से हमें पता चलेगा कि इस शेड्यूल में क्या पता चल रहा है। जैसे भूमि सुधार, तो भूमि सुधार वर्ड दूंगा तो समझ में आएगा 9th में। 10th में मैं दल बदल दे दूंगा। 11th में, ठीक है, पंचायती राज बता देंगे, नगर पालिका बता देंगे, पकड़ लोगे आप लोग तो आपको 12th शेड्यूल फटक से याद हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है। उसके बाद हम धीरे धीरे हम जीके का पार्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। आगे आपको 1857 की क्रांति मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो भी मैं साथ में लेते चलूँगा। और उसके बाद आर्टिकल्स के जो महत्वपूर्ण है मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर में मैं उसको फटाफट आर्टिकल जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं वो कवर कर दूँगा। क्लियर हुआ? इतना समझा? कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करना। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।